Hello friends. Now today we will see this practical question number 1 of inventories chapter. Let me read this illustration now. Practical question now. X, who was closing his books on 31st March 2016, failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2016 when it was ascertained by him to be worth rupees 2,50,000. It was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and written inwards in the written book as and when goods are received back. ठीक है, जस्ट जब आप डिस्पैच करते हो तभी आप सेल्स बुक में लिखते हो और जब वो रिटर्न हो जाते हैं एक्चुअल में तभी आप उसको रिटर्न बुक में लिखते हो. परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज बुक वंस द इनवॉइस आर रिसीव्ड. ओके, अब इसमें ध्यान रखना, गुड्स रिसीव नहीं बोले, मगर परचेज हम जब रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास इनवॉइस आ जाता है. तो गुड्स नहीं आए, डिलीवर्ड नहीं हुए, तो वो रिकॉर्ड तो भी वो हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया हुआ है. It was found that sales between 31st March and 9/4 as per the sales book was 17,200. Purchase between 31/3/2016 to 9/4 as per purchase book was 1,200. Out of these goods amounting to 500 were not received until after the stock was taken. मतलब जब आपने स्टॉक ले लिया था 9th को तब भी ये 500 रुपए के गुड्स अभी तक आपके पास डिलीवर्ड नहीं हुए थे, मगर इनवॉइस आ चुका था. 1,200 रुपीज का जो था वो इनवॉइस आ चुका था. आगे क्या पूछा है? Goods invoiced during the month of March 2016, but goods received only on 4th April 2016 amounted to rupees 1,000. Rate of gross profit is 33 1/3% on cost. तो I hope ये हमें 33 1/3% on cost दे रखा है, इसका मतलब 1/4 on sales हो जाएगा. Ascertain the value of physical stock as on 31st March 2016. A very important point in this question is ओनली कि उसमें आपसे फिजिकल स्टॉक पूछा है. फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है जो गोडाउन में आपके पास एक्चुअली रिसीव हो गया हो. दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज योर फिजिकल स्टॉक. तो वी विल पे एम्फेसिस ऑन दैट पॉइंट ओनली कि हमें फिजिकल स्टॉक निकालना है. तो फॉर दिस पर्पज नाउ वी विल सॉल्व दिस illustration or practical question and let us see how this calculation has been done for this. Yes. Okay friends, now we will solve this practical question. Let us see this, how we have to solve this illustration question now. Now we will see, we will prepare that statement showing physical stock. Physical stock. Okay, first stock taking has been given to us. Stock taking on 9th April, and this stock taking on 9th April, I believe that stock taking on 9th April given to us is 2,50,000. So let us write this 2,50,000. अब ये स्टॉक टेकिंग आफ्टर हुई है, राइट? अगर आफ्टर हुई है तो आपको पता है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि हमें सेल्स ऐड करना है और हमें परचेस को लेस करना है. तो वी आर गोइंग टू ऐड सेल्स, और सेल्स कौन सी प्राइस पर आएगा? मगर कॉस्ट प्राइस पर आएगा सेल्स, राइट? तो नाउ व्हेन वी विल सी कि इसमें हमारे पास सेल्स के बारे में क्या बताया था कि 9/4 तक एज पर द सेल्स जे बुक was how much? तो I would like to say that is 17,200 given to us. तो we will take that sales 17,200. मगर इस 17,200 में से हमें क्या करना है? लेस 1/4 ऑफ 17,200. ये सेल्स में से हमें जीपी हटाना है. तो अगर अब आप कैलकुलेट करोगे कि इसका जीपी कितना आएगा, तो ओके, सो नाउ व्हेन यू आर टेकिंग सेल्स एट कॉस्ट प्राइस इट विल बी आई बिलीव 12,900, क्योंकि ये 4,300 हो जाएगा. इसमें से माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस पर आ गया. अब हम बात करते हैं परचेजेस की, तो वो हमें क्या करना है? लेस करना है. तो व्हेन यू विल सी परचेजेस, तो देखो अब आप इस बारे में एक बात समझना कि परचेजेस हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है.
तो आई वुड लाइक टू से व्हेन यू विल सी दिस, आपको परचेजेस यहाँ पर गिवन है कि आपका परचेज डे बुक के हिसाब से 1200 का है, ठीक है, मगर इसमें से 500 के जो अभी तक आपने रिसीव नहीं करे थे, अगर वो 500 के गुड्स अभी तक हमने रिसीव नहीं करे तो इस 2,50,000 के अंदर वो 500 के गुड्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं हुए थे और ये तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग के थ्रू आया है। तो इसका मतलब जब वो 2,50,000 के इसके अंदर इंक्लूडेड ही नहीं है तो ये 1200 में से उस 500 को तो हमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो इस पे अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो उसको लेस ही नहीं करना है। हम सिर्फ 1200 में से 500 हटा करके सिर्फ 700 के जो गुड्स होंगे उनको हम लेस कर देंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो जब आप अब ये करने वाले हो तो आपका इसका आंसर आई थिंक 2,50,000 और 62 हो गया ना, तो 2,62,200 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर पर प्लीज आप चेक कर लो। 2,50,000 प्लस 12,900, तो 262 900 माइनस 700, 262 200। यहां तक तो कर दिया हमने। अब हमें और क्या गिवन है? गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल। ये गुड्स कब रिसीव हुए? 4th अप्रैल को रिसीव्ड हुए हैं, और ये इनवॉइस कब हो चुके थे? मंथ ऑफ मार्च 2016 में ही। बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल 2016 अमाउंटेड टू 1,000। ठीक है, अब देखो, अब आप मेरी बात को समझना। ये स्टॉक टेकिंग जब आपने करी 2,50,000 की, ये जो स्टॉक टेकिंग आपने करी 2,50,000 की, इस 2,50,000 के अंदर ये जो 1,000 के गुड्स हैं जो आपको 4th अप्रैल को मिले थे, 1,000 के गुड्स, आई बिलीव ये आपके स्टॉक में रहने चाहिए। सॉरी माय मिस्टेक, ये आपके स्टॉक में है अभी 2,50,000 के अंदर, क्योंकि ये तो 9/4 को कराया आपने। दिस स्टॉक टेकिंग वाज डन ऑन 9/4 और वो आपके पास रिसीव कब हो गए थे? 4/4 को ही। तो इसका मतलब ये 2,50,000 के अंदर ये 1,000 के गुड्स इंक्लूडेड है, बट ये 31 मार्च को इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए थे। हमारे पास फिजिकल स्टॉक निकाल रहे हैं ना, वी आर कैलकुलेटिंग फिजिकल स्टॉक, तो इसका मतलब 31 मार्च को तो ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। फिजिकली ये प्रेजेंट नहीं था तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो गुड्स रिसीव्ड on 4th April will also be subtracted for calculating physical stock on 31st of March and you will be getting 261,200। अब कोई इसमें अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता, इंस्टेड ऑफ फिजिकल स्टॉक अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता कि कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, फिजिकल स्टॉक की जगह कोई पूछता क्लोजिंग स्टॉक, तो आई बिलीव क्लोजिंग स्टॉक का आंसर होता 262,200। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये 1,000 के जो गुड्स बाद में रिसीव्ड हुए थे वो लेस करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये इनवॉइस तो मार्च में ही आ गया था। अगर इनवॉइस ये मार्च में ही आ गया था तो इसका मतलब ये मार्च का परचेज था, और जब ये मार्च का परचेज था तो ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछते तो आंसर ये आता, बट फिजिकल स्टॉक पूछा इसलिए आंसर 261,200 आ रहा है। ओके, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो after this practical question number 1, now we will see practical question number 3 and practical question number 4 which are left. But before that, practical question number 3 and 4, okay, now before solving this practical question number 3 and 4, few things I want you all to understand now is कि जब भी हम स्टॉक टेकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो चाहे सेल्स गिवन हो, चाहे परचेज गिवन हो, और उस सेल्स और परचेज के कोई सब पार्ट्स अगर हों, तो आप उन सब पार्ट्स को अलग अलग करके फिर चेक करेंगे हम कि इसमें से हमें ये ऐड करना है या हमें ये लेस करना है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं भी आपको। अभी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 देखा, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में ये परचेज गिवन था 1200 और 1200 का हमारे पास एक पार्ट था 500 का। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज कि हमें क्या करना चाहिए हमेशा,
जब भी ऐसा होता है तो आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो 1200 था ना, 1200, इसके अब हम दो पार्ट्स कर देंगे, एक तो 500 और एक 700। और अब हम इसको चेक करेंगे कि जैसे अगर मैं बात करता हूं इस 500 के गुड्स की, ये जो परचेज था हमारे पास, ये हमारे पास रिसीव ही नहीं हुआ था। तो जब ये रिसीव ही नहीं हुआ था तो 2,50,000 के अंदर ये इंक्लूडेड ही नहीं था, और जब ये 2,50,000 के अंदर इंक्लूडेड ही नहीं था तो मुझे इसका कुछ भी करने का, ट्रीटमेंट करने का जरूरत ही नहीं था। बट ये जो 700 था ये मेरे पास रिसीव हुआ 31 मार्च और 9 अप्रैल के बीच में। जब ये इस टाइम रिसीव हुआ तो इसका मतलब ये 2,50,000 में इंक्लूडेड है, मगर इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि 31 मार्च को तो ये गुड्स था ही नहीं ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 700 को ही सिर्फ हमें इसमें से लेस करना था। तो मेरा पॉइंट यहां पर यूं है आपसे बोलने का कि जब भी परचेज हो चाहे सेल्स हो, जब भी परचेज हो चाहे सेल्स हो, आपको हमेशा ये वाली बात ध्यान रखनी है कि हमें अगर कोई भी परचेज सेल्स का सब पार्ट गिवन होगा तो हम उसको ऐसे, जैसे मैंने अभी 1200 के दो पार्ट्स कर दिए, वैसे ही आप हर सब पार्ट्स को करोगे और फिर चेक करोगे कि आपको उसको ऐड करना है या लेस करना है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नाउ। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक पॉइंट और है जो हम पहले भी कर चुके हैं। जब मैंने आपको लीफो फीफो समझाया था तब भी एक बात बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेट होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हाई होगी तो प्रॉफिट भी हाई होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लो होगी तो प्रॉफिट भी लो होगा। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप कुछ बढ़ा रहे हो तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। चलो, तो इन्हीं बातों के साथ नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट अस सी दिस नाउ। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ the profit and loss account of Hanuman showed a net profit of 6 lakhs after considering the closing stock of 3,75,000 on 31st March 2016. Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. Purchase for the year included rupees 15,000 paid for new electric fitting for the shop. Hanuman gave away goods valued at 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts. Invoice for goods amounting to 2,50,000 has been entered on 27th of March 2016, but goods were not included in the stock. In March 2016, goods of rupees 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April 2016. Goods costing 75,000 were sent on sale or return in March 2016 at a margin of profit of 33.1% on cost. Though approval was given in April 2016, these were taken as sales for the March 2016. Calculate the value of stock on 31st March 2016 and the adjusted net profit for the year ended on that date. Okay. Now friends, in this practical question number 3, one thing you have to make the correction, that is ये यहाँ पर जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, this is not closing stock, this will be your physical stock of 3,75,000. Remember this point कि आपके पास फिजिकल स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में ना, अब हम सबसे पहले ये फिजिकल स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूं। परचेज था इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। आई बिलीव अगर अब हम इसके रेक्टिफिकेशन की भी बात करते हैं साथ साथ में, पहली बात तो अगर मुझे इसका रेक्टिफिकेशन करना है तो आप मुझे बताओ इस परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडिंग 15,000 पेड फॉर द न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप का रेक्टिफिकेशन अगर मैं करूंगा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी प्रॉफिट के इंपैक्ट के लिए। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ ऑल दीज 5 थिंग्स। हाँ, तो इसकी रेक्टिफिकेशन आई कैन से एंट्री विल बी इलेक्ट्रिक फिटिंग to profit and loss adjustment account, and that amount will be
15,000. That amount will be 15,000. This will be the entry. P&L एडजस्टमेंट क्यों आया? बिकॉज ईयर एंड के बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन होने के बाद आप ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो पहली एंट्री तो इसकी ये हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन की. इससे हमारे क्लोजिंग स्टॉक, फिजिकल स्टॉक में क्या इंपैक्ट आएगा? तो आई वुड लाइक टू से नो इंपैक्ट. यानी फर्स्ट पॉइंट से तो स्टॉक में कोई एंट्री नहीं होगी और रेक्टिफिकेशन एंट्री ये हो जाएगी. प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा इन सब ट्रांजेक्शंस का, वो हम बाद में देखेंगे. सेकेंड वन, Hanuman gave away goods valued 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts. तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे हम अगर इसकी, तो आई बिलीव इसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी. फ्री सैंपल हमने दिया है तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. इसकी एंट्री नहीं करी थी तो, बट फ्री सैंपल नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह भी क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट. और परचेस के लिए भी क्या हो जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट. इसका मतलब हमें इसके लिए तो कोई एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, बट अगर एंट्री पास करनी है तो यही एंट्री पास होगी आपकी. एंड आई होप इससे भी स्टॉक पर कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज ये जो आपके पास गिवन है वो कौन सा स्टॉक गिवन है? फिजिकल स्टॉक गिवन है. तो सेकेंड ट्रांजेक्शन और फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं आया और रेक्टिफिकेशन के लिए दो एंट्रीज आपने पास कर दी. अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन पर आते हैं. इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 have been entered on 27th March 2016 but goods were not included in the stock. Now इसका मतलब इस वाले में ये दे रखा है कि इनवॉइस तो आपके पास मिल गया मगर आपने गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं करा, तो आप थर्ड वाले ट्रांजेक्शन को, दैट इज गुड्स नॉट इंक्लूडेड को, गुड्स नॉट इंक्लूडेड अर्लियर को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे. और वो कितना ऐड हो जाएगा? 2,50,000 का. ये आपने जो थर्ड ट्रांजेक्शन है इसको आपने ऐड भी कर दिया. ओके, तो आई बिलीव दैट इज व्हाट यू हैव डन फॉर थर्ड ट्रांजेक्शन. उसके बाद फोर्थ वाले में, इन मार्च 2016 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड. ठीक है, मार्च में आपने गुड्स सोल्ड भी कर दिए थे और डिलीवर्ड भी कर दिए थे. वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 16. आपने मार्च की सेल्स को कब की सेल्स मान लिया? अप्रैल की सेल्स को. अब पहली बात, ये फिजिकल स्टॉक है, तो जो आपने सेल्स कर दिया और डिलीवर्ड भी कर दिया वो स्टॉक में इंक्लूड तो होगा ही नहीं. इसका मतलब इससे हमारे पास स्टॉक में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, और वो 2 लाख के पहले हम सोल्ड कर चुके हैं मार्च में ही, तो आई बिलीव इसमें तो कोई इंपैक्ट आना नहीं है. बट अब अगर उसकी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करते हैं तो आई बिलीव रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी ये फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन की. तो मार्च में जो गुड्स आपने सोल्ड और डिलीवर कर दिए थे वो आपने कब की सेल्स मान लिया? अप्रैल की सेल्स मान लिया. तो अप्रैल की सेल्स को अगर आपको सही करना पड़ा तो आप सेल्स अकाउंट को करोगे डेबिट, और मार्च की सेल्स के लिए करोगे तो मार्च की सेल्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. और वो कितने रुपीस की सेल्स हो जाएगी? 2 लाख की सेल्स हो जाएगी वो. दिस इज 2 लाख का सेल्स. तो ये तो जर्नल एंट्री आपने पास कर दी फॉर फोर्थ ट्रांजेक्शन नाउ, जो आपको सही करना था, और स्टॉक पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 75,000, ये कॉस्ट है, वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च 2016 एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट, दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2016. आप इसका अप्रूवल कब मिला? अप्रैल में, मगर आपने इसको कब ले लिया? मार्च की सेल्स में काउंट कर लिया. तो पहली बात तो मार्च की सेल्स में काउंट नहीं होना चाहिए, और ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए 31 मार्च को. तो अगर आपको ये इंक्लूड करना है 31 मार्च को, तो आई बिलीव आप इसको स्टॉक ऑन अप्रूवल जो था ये आपके फिजिकल स्टॉक में नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि ये तो आपने दे रखा है. ठीक है ना, और ये आपको अप्रूवल अप्रैल में मिला था, तो ये स्टॉक ऑन अप्रूवल रह गया मार्च के लिए. तो आपको इसको भी क्या करना है? ऐड करना है. और कितना ऐड करना है? 75,000 आपको ये ऐड करना है. तो आपके पास आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये 5 ही ट्रांजेक्शन गिवन थे और 75,000 ही कॉस्ट है, इसलिए हमने वही ऐड कर दिया. तो व्हेन यू विल डू दिस, आई बिलीव
अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो 450, तो ये हो गया 450 प्लस 55, 7 लाख। 7 लाख की तो वैल्यू आपकी आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। और अब हम बात करते हैं इसके लिए हमें क्या एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो आई बिलीव सबसे पहले तो आपने इसको अप्रैल की सेल्स, सॉरी मार्च की सेल्स में ले रखा है, जबकि ये आपका स्टॉक विद कस्टमर्स है, राइट। तो आप पहले तो अप्रैल की मार्च की सेल्स को रिवर्स करोगे, तो वो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, तो वो एंट्री आपकी पास होनी चाहिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो आई बिलीव सेल्स की जगह क्या लिख लोगे आप, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और P&L एडजस्टमेंट में ओके, तो हम एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बट ये वाली एंट्री आप कितने अमाउंट से रिवर्स करोगे, तो सेलिंग प्राइस से रिवर्स करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या हो जाएगी, तो आई बिलीव 75,000 तो इसकी कॉस्ट प्राइस है, और इस पे हमें 1/3 प्रॉफिट इसका ऐड करना है, तो 25,000 हो गया, 25,000 का 1/3 ये हम ऐड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये फोर्थ एंट्री के लिए, हमारी फोर्थ एंट्री के लिए वैल्यू बन जाएगी 1 लाख रुपीस की। ये 1 लाख रुपीस की आपकी वैल्यू बन गई। और लास्ट ट्रांजेक्शन और आप क्या पास करोगे, तो आई बिलीव द लास्ट ट्रांजेक्शन विच वी आर गोइंग टू पास नाउ विल बी, इसको हमें हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बट ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। मगर ये जो एंट्री पास होगी वो कॉस्ट प्राइस से होगी, और वो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, दैट कॉस्ट प्राइस इज 75,000। तो आई बिलीव ये आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी हो गया। तो अगर अब हमें स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो आ गई 7 लाख। और अब हमारे पास अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी पूछा है, तो नेट प्रॉफिट पहले से जो गिवन था, प्रॉफिट गिवन जो था आपके पास वो था 6 लाख का, प्रॉफिट गिवन वॉज 6 lakhs। और आपने ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करी है, तो जहां जहां पर P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ उससे वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जहां जहां पर P&L एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है उससे वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो दैट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो इफ यू विल सी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की वजह से 15,000 से बढ़ जाएगा। सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि 40,000 है, वो तो कैंसिल हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन से आपका प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ जाएगा, थर्ड ट्रांजेक्शन से आपका प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ जाएगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन जो था उससे भी आई बिलीव हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन तो इनवॉइस 2,50,000 का था, उसको हम बाद में देखेंगे। ये मैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था, सॉरी। फोर्थ ट्रांजेक्शन से हमारा 2 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया। दिस वन विल बी द फोर्थ ट्रांजेक्शन एक्चुअली। और उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन की हम बात करेंगे, जो लास्ट वाली हमने ये जो 2 एंट्रीज करी हैं। तो 1 लाख से तो हमारा प्रॉफिट लेस हो जाएगा, और 75,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये आपका फिफ्थ ट्रांजेक्शन का हो गया। नाउ अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने से इंक्रीज करा आपने, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करा आपने 3,25,000 से। तो आई बिलीव जितने से क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है, आई बिलीव ये एज इट इज आपका यहां पर भी आ जाएगा। मगर इसमें से 75,000 तो आप पहले ही ले चुके हो, ये 75,000 ले चुके हो ना आप। तो आई बिलीव इसमें से 2,50,000 का जो हमारा थर्ड और ट्रांजेक्शन था उससे भी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये जो थर्ड ट्रांजेक्शन था इससे भी आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाई तो ये भी बढ़ जाएगा। तो नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आई बिलीव 6 lakhs में 2 lakhs, ठीक है, और 2,50,000, तो आई बिलीव ये हो गया 10,50,000। 10,50,000 में से आपको 1 लाख माइनस करने, तो 9,50,000। और आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लो प्लीज, मैं भी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेता हूं और हम इसको चेक कर लेते हैं। दैट इज योर आंसर नंबर 3। आपका जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 11 लाख, सॉरी, योर प्रॉफिट विल बी, व्हेन यू विल चेक, तो प्रॉफिट विल बी 10,40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास।
आप इसको चेक कर सकते हो एक बार। प्रॉफिट विल बी 10,40,000। प्रेजेंटेशन आई बिलीव आप थोड़ा सा अपने हिसाब से करना, बट जो सॉल्यूशन समझने का कॉन्सेप्ट है दैट विल बी इन दिस मैनर ओनली। ओके फ्रेंड्स, तो आई बिलीव ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी हो गया। इसमें और जो आपको नहीं समझ में आया वो आप मेरे से वापस से पूछ सकते हैं।